नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक खबर आप लोगों को सुनने में आ रही होगी और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जो कि यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेके है। और ये जो खबर है, जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या है पीएचडी धारकों की मांग, और इस मांग के आधार पर क्या आयोग इस मांग को मान सकता है, यूजीसी का क्या नज़रिया इस पर। तो इस पूरे जो पूरा ये सिनारियो, जो ये न्यूज़ पूरी चल रही है, इससे मैं आपको आज अवगत कराने की कोशिश करूँगा। इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पास हैं, और जो याचिका करता है उनसे भी हमारा संपर्क है। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद केवल यही है कि जो भी इस तरह की एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे अभ्यर्थियों को, उसको मैं आप लोगों तक उस पूरी खबर को ला सकूँ, जिससे कि देखिए, मेरा ये मानना है कि आप पीएचडी हो या नेट हो, अगर आप एस्पिरेंट हैं यूपीएससी एडीवी 50 के या असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो इससे संबंधित कोई भी अगर अपडेट है तो वो निष्पक्ष रूप से मैं आप लोगों तक अवगत करा सकूं। तो चलिए इसी पे बात करते हैं, और सबसे पहले देख लेते हैं कि पूरा मैटर क्या है। इस पूरी खबर को समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नवभारत टाइम्स समाचार पत्र की। अभी कटिंग आप एक अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीएचडी धारकों को भर्ती करने की मांग, एनबीटी न्यूज हापुड़। उत्तर प्रदेश शोध विज्ञान संघ ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पीएचडी धारकों को भी शामिल करने की मांग की है। संघ में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सिंगल ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रेगुलेशन 2018 बनाया है। इसमें पीएचडी होल्डर को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन में प्राथमिकता दी जा रही है। रेगुलेशन 2018 संपूर्ण देश में लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस नियम के अंतर्गत केंद्र सरकार और अनेक राज्य सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन में पीएचडी धारकों को अधिभार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पद पर भर्ती शुरू हो गई है, लेकिन विज्ञापन में पीएचडी धारक को अधिभार दिए जाने का उल्लेख नहीं है। तो ये पूरी खबर है। एक और न्यूज़पेपर कटिंग देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा सारा मैटर क्या है। और ये दूसरी कटिंग आप देख पा रहे हैं सौजन्य से मनस्वी, जो समाचार पत्र है उसके सौजन्य से। इसमें पूरी खबर देख लेते हैं। हापुड़ उत्तर प्रदेश शोध विकास संघ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी धारकों को भी शामिल करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश शोध विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सिंगल ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रेगुलेशन 2018 बनाया है, जिसमें पीएचडी होल्डर को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन में प्राथमिकता दी जा रही है। रेगुलेशन 2018 संपूर्ण देश में लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस नियम के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं अनेक राज्य सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन में पीएचडी धारकों को अधिभार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पद पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, परंतु विज्ञापन में पीएचडी धारी को अधिभार दिए जाने का उल्लेख नहीं है। उत्तर प्रदेश शोध विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सिंगल, उपाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश पांडे, महामंत्री डॉक्टर लवकुश सिंह व डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, डॉक्टर सुमन अग्रवाल, डॉक्टर हरीश चंद्र सिंह, डॉक्टर राम शिरोमणि आदि ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री व आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन में अधिभार व प्राथमिकता दिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने दिनांक 7 जून 2021 द्वारा अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को कार्यवाही के आदेश जारी किए। तो देखिए, यहाँ पे राज्यपाल को एक पत्र लिखा गया था इससे संबंधित, और पूरा मैटर ये है कि जो एडीवी 50 का विज्ञापन जारी किया गया है, ये जो सभी अभ्यर्थी पीएचडी होल्डर हैं यानी पीएचडी डिग्री धारक हैं, इन लोगों की मांग है कि जैसे विश्वविद्यालय की जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें पीएचडी के अलग से मार्क्स दिए जाते हैं, उसी तरीके से जो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होना है उसमें भी कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि जो पीएचडी धारक अभ्यर्थी हैं उनको कुछ अलग से मार्क्स दिए जाए। आप बिल्कुल वैसे समझ लीजिए कि अगर आप यूपीएससी एसएसबी का पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि बीएड एमएड और पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को अलग से मार्क्स दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसा मैटर है। तो चलिए सबसे पहले हम राज्यपाल का लेटर भी देख लेते हैं, वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये अभी आप वो लेटर देख पा रहे हैं जिसका जिक्र आपने समाचार पत्रों में देखा। आपको बताएं कि अभी हमने आपको 2 कटिंग दिखाई, इसके अतिरिक्त भी कई समाचार पत्र हैं जिसमें यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। तो माननीय राज्यपाल जी का जो लेटर है 7 जून 2021 का है, और देखिए इसमें प्रेषक श्री राज्यपाल कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, और ये प्रेषित किया गया है अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विषय क्या है इसका? उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर भर्ती विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुरूप कराने के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक श्री डॉक्टर संदीप सिंगल, D 109 पटेल नगर 2 गाजियाबाद
20/10/01 का पत्र दिनांक 5 मार्च 2021 को माननीय कुलाधिपति राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित है का अवलोकन करें। इस संबंध में उपर्युक्त पत्र की छायाप्रति एवं संलग्नक मूल रूप से प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये यहाँ पे साइन है। तो जो एप्लीकेशन भेजा गया था डॉक्टर संदीप सिंघल की तरफ से माननीय राज्यपाल को, उसको संज्ञान लेते हुए एक लेटर जारी कर दिया गया है अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को, उसमें संज्ञान लेने के लिए। अब चूँकि इसमें लगातार बात हो रही है 2018 रेगुलेशन की, तो जो 2018 यूजीसी का रेगुलेशन है उसके भी उन पॉइंट पर हम नज़र डाल लेते हैं जिनको आधार मानकर ADV 50 में जो PhD धारक अभ्यर्थी हैं उनको वरीयता देने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों ये अभी जो भारत का राजपत्र है यानी UGC रेगुलेशन 2018 का पूरा एक्ट है, इसके सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर 5 पर ले चलना चाहेंगे और इसमें जो महाविद्यालय हैं उनमें भर्ती का क्या प्रावधान किया गया है इसको देख लेते हैं। तो पेज नंबर 5 पर हम सबसे पहले स्क्रॉल करते हैं इसको, और ये देखिए यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है। पेज नंबर 5 से पहले एक नोट दिया हुआ है। नोट देने से पहले देखिए ये पात्रता दी हुई है सहायक आचार्य के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय संबंधित संगत विषय में 55% अंक के साथ निष्णात उपाधि अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहाँ पॉइंट स्केल के समतुल्य गेट अथवा किसी प्रत्याशित विदेशी विश्वविद्यालय के समतुल्य उपाधि यानी PG में 55% मार्क्स। साथ ही साथ इसमें देखिए दिया हुआ है कि अगर आपकी PhD जो है 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अंतर्गत है तो ऐसे अभ्यर्थियों को नेट स्लेट में छूट दी जाए। साथ ही साथ ऐसे विषयों में भी नेट की छूट दी जाए अभ्यर्थियों को जिनमें नेट का एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है। इसके अतिरिक्त PG 55% प्लस नेट, ये बात की गई है। और देखिए इसको एक जो नोट लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। विश्वविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट सेकंड तालिका 3 का और महाविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट सेकंड तालिका 3 खा में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किए गए प्रदर्शन पर आधारित होगा। यानी ये नोट ये कह रहा है कि जो विश्वविद्यालय है और जो महाविद्यालय है, महाविद्यालय की बात अगर हम कर लें, देखिए UPPSC में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए या UPHSC के थ्रू जो एडेड डिग्री कॉलेज होते हैं उनमें ये बात की जा रही है कि जो ग्रेडिंग जो इंटरव्यू का आधार बनाया जाए वो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको आधार बेस बनाया जाए, यानी जो सारणी है उसके आधार पर जो अंक दिए जा रहे हैं। जनरली आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी जो आप देख रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो आप जब आप अप्लाई करते हैं तो जो आपकी इंटरव्यू कॉलिंग होती है वो आपके जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है उस पर जो प्राप्तांक आपको मिलते हैं उसके आधार पर होता है। एक बात और हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि ऐसी सभी यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो ऐसे अभ्यर्थियों को भी PhD के मार्क्स दे रही हैं जो ऑन गोइंग हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा स्टेट यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा। अब यहाँ पर बात जो हो रही टेबल 3 खा की हो रही, तो टेबल 3 खा पर भी हम चल के नज़र डाल लेते हैं क्या है। अब आप ये तालिका 3 खा देख पा रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महाविद्यालय में सहायक आचार्य के पद है साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधित मापदंड, यानी इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग होगी उसका मापदंड यहाँ पर दिया गया है कि स्नातक में अगर आपके 80% और उससे अधिक अंक हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे और 60 से 80 के बीच 19 अंक दिए जाएंगे, 55 से 60 के बीच में 16 अंक और 45 से 55 के बीच 10 अंक। जैसा आप जानते हैं कि ये 45% तक का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर में यदि आपके 80% से अधिक अंक हैं तो 25 मार्क्स मिलेंगे, 60 से 80 के बीच में 23 अंक। और यहाँ पर ये देखिए क्लियर किया हुआ 55% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, असंपन्न वर्ग, शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50% से अधिक और 60% से 20 के जो अंक हैं उसमें आपको 20 नंबर दिए जाने हैं। MP अगर है तो 60% से अधिक के लिए 7 अंक और 55 से 60 के बीच में अगर अंक हैं तो 5 नंबर। PhD के लिए यहाँ पर 25 अंक निर्धारित किए गए। तो पूरा ये जो सिनारियो है इसको ध्यान में रखें कि अगर यहाँ पर PhD अभ्यर्थियों को 25 अंक दिए जा रहे हैं जो कि सबसे अधिक वेटेज, काफ़ी सबसे अधिक तो नहीं कहेंगे लेकिन जो है हाँ पर्याप्त और अधिक भी कह सकते हैं आप, 25 मैक्सिमम मार्क यहाँ पे दिया जा रहा है PhD होल्डर अभ्यर्थियों को। तो इसको लेके इसके अतिरिक्त JRF से नेट 10 है जबकि नेट के लिए 8 अंक है
और सेट के लिए 5 अंक हैं। शोध प्रकाशन के लिए 6 और शिक्षण के लिए 10। और इसी तरह सेमिनार वगैरह के लिए जो पेपर आप पब्लिश कराते हैं उनके लिए 3 अंक और 2 अंक 3 अंक दिए हुए और राज्य पुरस्कार के लिए 2 अंक दिए गए। तो इस टेबल को आधार बना के कि जब यूजीसी कह रही है कि यहाँ पे पीएचडी जो होल्ड अभ्यर्थी हैं उनको वरीयता दी जा रही है क्योंकि उनको यहाँ पे 25 मार्क्स दिए जा रहे हैं इंटरव्यू में कॉलिंग के लिए, तो अगर आप रिटन एग्ज़ाम करा रहे हैं और इंटरव्यू की छँटने के लिए तो यहाँ पर भी जो पीएचडी होल्डर अभ्यर्थी हैं उनको वरीयता देनी चाहिए। और अगर आप रिटन के मार्क्स भी जोड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में भी जो पीएचडी होल्डर अभ्यर्थी हैं उनको कुछ अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया जाए। देखिए जो मैं बात समझ पा रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप मुझसे पूर्णतः सहमत ना हो, तो ये मैं जो समझ पा रहा हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये पूरा मामला ये है कि जो रेगुलेशन 2018 आया है उसके आधार पर किस प्रकार से पीएचडी होल्डर अभ्यर्थियों को कुछ छूट प्रदान की जाए, कुछ वरीयता उन्हें दी जाए। अब बात ये उठती है कि यूपीएचएससी का तो कोई दूसरा पूरा सिस्टम है, वहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके मार्क्स भी ऐड होंगे, उसके आधार पर आपकी इंटरव्यू कॉलिंग होगी, फिर दोनों के जो मार्क्स मिलेंगे उनको जोड़ के पूरी मेरिट बनती है। तो यूपीएचएससी इसको क्यों नहीं मान रहा है, ये यूपीएचएससी के सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ पेपर में पढ़ रहा था, सचिव जी का जो बयान था। देखिए जो भी ये रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, चाहे हम यूपीपीएससी की बात कर लें और चाहे यूपीएचएससी की, तो ऐसा नहीं कि ये लोग कोई भी नियम आया तो उसको सीधे ये लोग मान लेते हैं। इन लोगों के लिए जो राज्य एजेंसी हैं सिलेक्शन की, उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा जो एक पूरा नियम बना के दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग चयन प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं। यानी अपनी तरफ से लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, जो भी अध्यादेश बना के एक रेगुलेशन बना के इनको दिया जाता है उसी के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया चलती है। तो अब ये होगा क्या, इसमें क्या हो सकता है, इस पर भी मैं नज़र आप लोगों को ज़रूर अवगत कराना चाहूँगा जो मुझे जानकारी है। देखिए लेटर एक एप्लीकेशन लिखा गया है, माननीय राज्यपाल को भी भेजा गया है, यूपीएचएससी को भी भेजा गया है। माननीय राज्यपाल की तरफ से इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए आगे प्रेषित कर दिया गया है। ये लेटर सरकार के पास जाएगी और यूपीएचएससी के पास जो लेटर गया उसमें तो यूपीएचएससी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूपीएचएससी वही करेगी जो उसको सरकार की तरफ से कहा जाएगा, जो सरकार की तरफ से उनको रिटर्न में दिया जाएगी कि आपको चयन प्रक्रिया किस आधार पर ले जाना है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाएगा कि आप जो है पूरा केवल इंटरव्यू बेस पे कीजिए तो सारा सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पे होगा। अगर ये लिख कर दिया जाएगा कि आपकी रिटन एग्जाम और प्लस इंटरव्यू के आधार पे आप जो है सिलेक्शन कीजिए, तो उस आधार पर यूपीएचएससी सिलेक्शन करेगा, क्योंकि वो एक चयन एजेंसी और डायरेक्ट किसी के भी लेटर पे वो कार्रवाई नहीं कर सकती। तो अब अगर गवर्नमेंट इस पर संज्ञान लेती है तो उस आधार पर जो भी रिटन आदेश जारी किया जाएगा रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए, चाहे यूपीएचएससी की हम बात करें चाहे यूपीपीएससी की बात करें, अगर यूपीएचएससी पे लागू होगा तो फिर यूपीपीएससी में भी लागू हो सकता है। तो जो भी सरकार की तरफ से इसमें रिटर्न में दिया जाएगा उसी आधार पर आगे चयन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि विज्ञापन 50 में ये लागू होगा या नहीं लागू होगा, क्या यूपीएचएससी से मानेगी या नहीं मानेगी। तो इस पर मैं देखिए अभी कोई कमेंट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सारा सिनेरियो क्लियर कर दिया हुआ है। और मैं तो चाहूँगा कि सभी अभ्यर्थी अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो निश्चित तौर पे वो अपने न्याय के लिए जो सक्षम अधिकारी जो पूरा एक प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि नहीं जो चयन प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, उसमें सुधार होना चाहिए, तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। स्वाभाविक आपके लिए ये आपका अधिकार है। और मैं भी चाहूँगा कि अगर इस तरह कोई आपकी वाजिब आवाज़ उठती है तो वो लोगों तक पहुँचे, जो संबंधित अधिकारी हैं उनके संज्ञान में वो बात है। तो ये पूरा सिनेरियो जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब ADV 50 में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा वीडियो बनाने का मतलब किसी को भी डिमोरलाइज करने का नहीं है। जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपकी तैयारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है। और जो डिसीजन होगा वो किसी एक अभ्यर्थी के लिए नहीं, सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा। फिलहाल ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीएचएससी में अप्लाई नहीं कर पाए, आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूँ कि 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच फिर से पोर्टल ओपन होगा। आपने पिछली बार अगर आवेदन किया था, कोई त्रुटि रह गई थी, आप प्रिंट आउट नहीं ले पाए थे या आपने आवेदन नहीं किया था, तो इस बार अभी आप आवेदन कर सकते हैं 1 से 8 जुलाई के मध्य में। और आप लोग एक कमेंट आता है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए जब तक फॉर्म लिए जा रहे हैं 8 जुलाई तक, तब तक तो
एडमिट कार्ड जारी करने का कोई उद्देश्य नहीं उठता, और उसके बाद डेटा दिया जाएगा। जो एजेंसी है जो विज्ञापन ले रही है उसके द्वारा डेटा उपलब्ध कराया जाएगा यूपीएससी को, और तभी केंद्रों के निर्धारण होने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। तो अगर 8 तारीख को हम मान लें कि चयन प्रक्रिया, ये आवेदन लेने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो 4-6 दिन लगेंगे पूरा डेटा प्रोसेस होकर सेंटर सारा कुछ डिसाइड होने में, और जब भी एडमिट कार्ड जारी होगा तो कम से कम 1 महीने का तो आपको समय मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगस्त लास्ट से पहले तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसियां उनकी तरफ से डेट जारी की जा रही है, चाहे यूपीपीएससी के थ्रू हो चाहे यूपीएससी के थ्रू हो, तो पूरी संभावना है कि जैसे ये प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद आप लोगों के आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएँ, और अगस्त के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है अगर कोई बड़ा व्यवधान नहीं आता है। अगर ये पीएचडी का मैटर संज्ञान में लिया जाता है सरकार के द्वारा, और अगर इस पर स्टे लिया जाता है, तो हो सकता है कि उस कंडीशन में एग्ज़ाम डिले हो। लेकिन आगे इसमें क्या होगा देखिए, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। जो मेरे पास अनुमान था वो मैंने आपसे शेयर किया। आगे भी जो इसमें कार्रवाई होगी या जो भी इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन होगी, मैं वो सभी अपडेशन आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। तो अंत में आप सभी लोग अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहिए। आप पीएचडी होल्डर हैं या आप नेट जेआरएफ हैं, तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि देखिए डिग्री आपके पास चाहे जो हो, मिनिमम अगर आप योग्यता रखते हैं, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फाइनल सिलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।